नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। गाइस, अगर अभी देने वाले हैं यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर इस बार, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मैथ का मॉडल पेपर, या कह सकते हैं मैथ का प्रीवियस ईयर का पेपर। इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको बहुत अच्छी से अच्छी जानकारी जो है वो मिलने वाली है। तो भाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 20 नंबर का सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाला है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रमेय संख्या 17/2 गुणे 5 का प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के समाप्त होगा। यानी अगर दशमलव भाग विधि से इसका प्रसार किया जाए, या कह सकते हैं इसका भाग किया जाए, तो जो दशमलव है वो किस अंक के बाद समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं करके। देखिए 17 लिखा हुआ है, हमने भी 17 लिख दिया, बटे 2 है, यानी 2 दूनी 4 और 4 पंचे कितना हो गया 20। और 20 से भाई अब क्या करना है, हमको 17 को क्या कर देना है, भाग कर देना है। 20 से 17 को भाग करेंगे तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, तो हो जाएगा 20 छंग कर देंगे, या 20 अट्ठे कर सकते हैं। 20 अट्ठे 160, ये बचा 10 और फिर 5, फिर 0 बढ़ा लेंगे, तो 20 पंचे 100। ठीक है, यानी दशमलव के बाद कितने अंक पर ये समाप्त हो गया, 2 अंक पर। दशमलव के बाद ये 2 अंक पर समाप्त हो गया, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही हो गया। ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक पर समाप्त हो गया, यानी कि ये सही हो गया। इसके बाद देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको समझने वाला, ध्यान से समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको कहता है कि बिंदु -3, 5 की वाई अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी। ठीक है, -3, 5 की वाई अक्ष से दूरी, तो ये आगे वाला होता है एक्स का मान और इसको कहते हैं वाई का मान। यहाँ वाई अक्ष से दूरी पूछा गया है और वाई अक्ष से दूरी पूछा गया है, तो हम एक्स वाला मान बता देंगे। एक्स अक्ष से दूरी पूछा जाएगा तो वाई का मान बता देंगे। ठीक, तो यहाँ पर जब वाई अक्ष से दूरी पूछी गई है तो यक्स का मान बताएंगे। यक्स का मान कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। वैसे दूरी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, आप समझते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इस बात पर जो आपसे कह रहा था कि दूरी तो हमेशा वैसे जो होती है वो धनात्मक होती है। अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी सही होगा। लेकिन निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार, अगर इस चैप्टर के अनुसार देखा जाए, तो वाई अक्ष से जो दूरी होगी वो -3 होगी। अगर यहीं पर एक्स अक्ष से दूरी पूछता तो हम 5 बता देते, यानी एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो वाई का मान बताएंगे, और वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो एक्स का मान बताएंगे। इतना करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात करना है। ठीक, घातों का योग मतलब घातें कितनी होंगी ये बताना है। 144 का आप क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, घात अपने आप पता चल जाएगी। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 72, फिर 2 से काटेंगे तो 36, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 18, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9, फिर 3 त्रिका 9 और 3 एक अन्नम 3, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 हो गया, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर कहता है कि लासा अगर 132, 288 बराबर 3168 हो तो मासा इतना होगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको बता देनी है। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन हर बार 100% बोर्ड एग्जाम में आता है, हर बार आता है। एकदम आसान काम क्या करना है आपको, देखिए केवल इन दोनों को क्या कर लेना, गुणा कर लेना। हमेशा आपको यही करना होगा। ब्रैकेट के अंदर जो दिया गया होगा उनको हमेशा गुणा कर लेना, यानी 132 और गुणे 288, और बटा करके जो संख्या बराबर में दी गई होगी उससे भाग करवा देना, यानी 3168 से भाग करवा देना। इन दोनों को गुणा करके जब इससे भाग करवाएंगे तो यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा। जस्ट आप करके देख लीजिए, इन दोनों का गुणा करवाएंगे, जो आएगा इससे भाग करवाएंगे, 12 आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हो तो m का मान बताइए। चलो m का मान निकालना बहुत आसान है, एक ही फार्मूला लगता है, विविक्तकर का d = b² - 4ac। ठीक है, d = b² - 4ac। अब देखो यहाँ पर b का मान कौन सा है, ये आगे वाला a का मान, बीच वाला b का मान और पीछे वाला c का मान। b का मान कितना है 12, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर, 12 माइनस में है तो -12 का स्क्वायर, फिर ये फार्मूला वाला माइनस लगाएंगे,
4 है तो 4 लिखेंगे इंटू ए का मान यहाँ कितना है 3, तो 3 कर देंगे, इंटू सी का मान कितना है m, तो m कर देंगे। ठीक है, अब इनको बराबर में हम 0 मान लेंगे, जब हल करेंगे तो 12 बारह हम कितना होता है 144 माइनस 4 तेई 12 और यहाँ पर है m, तो 12 m बराबर में 0। अब 12 m को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो 144 बराबर हो जाएगा 12 m, 144 को भाग कराएंगे तो m बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, m बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए गाइस वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, फिर देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि 5x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूलों का योग बताइए। मूलों का अगर योग निकालना हो यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना हो तो फार्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो ध्यान से, एक्स का गुणांक कितना है, एक्स में यहाँ कितने से गुणा हुआ है -3 से गुणा हुआ है, एक्स में कितने से गुणा हुआ है -3 से, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे -3 लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे -3, ये सूत्र वाला माइनस लगा दिया और x की जगह पर हमने क्या लिख दिया -3 और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर में देखो कितने से गुणा हुआ है, कितने से गुणा हुआ है 5 से ना, तो बटे 5 लिख देंगे, ये माइनस माइनस प्लस यानी 3/5 हो जाएगा और 3/5 हो गया तो इसका मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि युगपत समीकरण x प्लस 2y इजकल टू 70। ठीक है, यानी x प्लस 2y बराबर 70 है तो 2x प्लस लेमडा y बराबर 35 का कोई हल नहीं है, तो लेमडा का मान बताइए। बहुत आसान सा काम करना है, एकदम आसान सा काम करना है। क्या करना है, देखो जब कोई हल नहीं कह रहा है तो इसका ग्राफ क्या होगा, a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2, ये दोनों इजकल टू आपस में नहीं होते हैं, यानी ये दोनों दूसरे के बराबर होगा लेकिन ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब देखो a1 का मान ये है, b1 का ये है, c1 का ये है, a2 का ये है, b2 का ये है, c2 का ये है। ठीक, तो a1 का मान कितना है x का मतलब होता है 1/, a2 का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 कर देंगे, इजकल टू b1 का मान यहाँ चेक करो कितना है 2 है और अपान b2 का मान चेक करो यहाँ कितना है, तो लेमडा है, तो बटे लेमडा, क्रॉस गुणा कराएंगे तो लेमडा से 1 में गुणा होगा लेमडा और ये 2 दूनी हो गया 4, यानी लेमडा बराबर कितना आ गया 4 आ गया, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आपका है कि बिंदुओं ए का मान -4,2 और बी का मान 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु अगर इतना है तो ए का मान। ठीक है, आसान सा काम करना है आपको, करना क्या है कि आपको एक फार्मूला लगा लेना भैया। फार्मूला क्या लगाएंगे, x बराबर हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 और बटे में m1 प्लस m2 और कॉमा y इक्वल टू हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, बस अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो दिया गया है a/8 ये किसका मान है x का, और ये वाला जो 4 दिया गया है किसका मान है y का, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सारी वैल्यू उठा करके क्या कर देंगे, इसी फार्मूले पर रख देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ये x का मान, ये y का मान, x1 y1 x2 y2 वैल्यू रख देंगे तो आपका m1 और m2 यानी जो अनुपात है वो आसानी के साथ निकल आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपको एक आकृति बनी हुई दिखाई पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर PQ अनुपाते VC बराबर 1/3 दिया गया है तो AP और PB का अनुपात बताना है, AP और PB का अनुपात बताना है। ठीक है, तो बड़ी आसान सी बात है कि ये यहाँ से यहाँ तक कितने भाग में है, यहाँ से यहाँ तक कितने भाग में है 2, और जो AP है इसका कितना भाग है 1 भाग, और जो PB है इसका दूसरा भाग है,
तो जब दूसरा भाग है तो 1:2 हो जाएगा, ठीक है। यानी AP का मान जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा और PB का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक रेखाखंड में है तो 1, ये दो रेखाखंड में है तो 2, तो ये 1 और ये 2, तो AB बटा PB यानी 1:2। ऑप्शन यहाँ पर C हो गया बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद गाइस समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपका। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 6√3 दिया गया है। चलो आसान सा काम इसमें भी करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। AB बराबर दिया गया है 6√3, ठीक है। और आपको AC बराबर दिया गया है 12 और आपको BC दिया गया है, कितना दिया गया है 6, ठीक है। अब क्या करना है भैया, इन सब का आप वर्ग कर लीजिए। चलिए इनका भी वर्ग, इनका भी वर्ग और इनका भी वर्ग, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब AB का जब हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 6 छंग 36 और गुणे में ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर जब इनका वर्ग करेंगे तो 12 12 ही हम 144, और यहाँ जब इनका वर्ग करेंगे तो 6 छंग हो जाएगा 36, ठीक है। अब क्या करना है कि AC एक त्रिभुज ऐसे तो रहा होगा, कोई ऐसा त्रिभुज रहा होगा, ऐसा त्रिभुज ये A रहा होगा, ये B रहा होगा, ये C रहा होगा, ठीक है। अच्छा इन दोनों को गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 36 कितना होता है 108। अब अगर दोनों छोटे त्रिभुजों को हम आपस में जोड़ते हैं, यानी दो छोटी भुजाओं को आपस में जोड़ते हैं तो वो एक बड़ी भुजा की क्या आ जाती है, बराबर आ जाती है। यानी कि अगर हम 108 + 36 करें तो ये बराबर में 144 के, 108 36 ये भी 144 और ये भी 144। अब आप जानते हैं कि जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो, जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो तो वो कैसा त्रिभुज होता है भाई, तो वो होता है एक समकोण त्रिभुज। होता है कि नहीं होता है भाई, समकोण त्रिभुज में ही तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जब दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर हो तो होता है समकोण, और समकोण कितने का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। इस बात को आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी हो गया बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। दो समकोण त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, ठीक। और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बताइए। तो देखो जब समरूप त्रिभुज है तो एक मान लीजिए ये हो गया, एक ये हो गया, ये A B और C हो गया, ये P Q R हो गया, ठीक। अब देखो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बताना है, तो संगत भुजाओं का योग बराबर क्या होता है, संगत भुजा का योग बराबर होता है, संगत भुजा मतलब यानी क्षेत्रफल बराबर होता है संगत भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक। ऐसा ही तो करना है। अब ये इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है 16:25 दिया गया है, ये कितना दिया गया है 16:25, या कह सकते हैं कि 16/25, और ये जो होता है भुजा के वर्ग के होता है बराबर। अब स्क्वायर को उस पर भेजेंगे तो ये चढ़ जाएगा √16/25, 16 का रूट 4 और 25 का रूट 5, 4/5 यानी कि 4:5 हो जाएगा, और 4:5 यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो गया बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। देखो या फिर यहाँ कह सकते हैं, देखो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आए ना तो बस ये करना कि केवल दोनों का रूट निकाल देना। जहाँ पर आपसे क्षेत्रफल दे करके और भुजा पूछ लेगा तो वर्ग निकाल देना, और अगर भुजा दे करके क्षेत्रफल पूछ देगा तो उसका क्या कर देना, उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। यानी यहीं पर अभी अगर आपको क्या करता कि मान लीजिए 3:5 क्या दे देता, भुजाएं दे देता, और क्षेत्रफल पूछ लेता तो कहते 3 त्रिका 9, 5 पचे 25 यानी कि 9:25, और यहाँ क्षेत्रफल दिया और भुजाओं को पूछ लिया तो क्या करोगे, तो इनका वर्गमूल निकाल दोगे, 16 का रूट 4 और 25 का रूट 5 यानी 4:5 करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न आपका क्या है, देखो 12 नंबर प्रश्न है कि AB बराबर 3 AC बराबर 6, ठीक है। एकदम आसान सा सवाल है। देखो AB ये हमने लिखा तो AB के बटे में क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे, संगत भुजाएं लिख दिया, ठीक है। अब देखो AB का मान कितना है 3 और बटे AC का मान है 6, काटेंगे तो 1/2, ठीक। अब देखो यहाँ VD और बटे DC, BD और बटे में DC, VD का मान है 2
और DC का मान है 4, काटेंगे तो ये भी 1/2। इन दोनों का जब अनुपात निकालना हो किसका, VAD। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, यहाँ जो कोण A है ये रेखाखंड AD को समद्विभाजित कर रहा है। कोण AD को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। ठीक, तो BAD क्या हो जाएगा, कोण BAD और बटे में क्या हो जाएगा, DCA, या कह सकते हैं CAD। अब इसका मान आया 1/2 और ये भी आया 1/2, दोनों को काटेंगे 1/1, या कह सकते हैं 1:1 और 1:1, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी हो गया बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न समझिएगा। अगला प्रश्न एकदम आसान है। अगला प्रश्न देखो, यहाँ दिया गया है साइन 31 डिग्री बटे कॉस 59 का मान बताइए। दोनों में से कोई एक बदल लो, चाहे इनको बदलो और चाहे इनको, दोनों में से कोई एक आपको बदल लेना है। ठीक है, दोनों में से कोई एक क्या कर लेना है, बदल लेना है। तो अगर हम इनको बदलना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन, ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा 31 को हम क्या लिख सकते हैं, 31 को लिख सकते हैं 90 माइनस 59, क्योंकि 90 में से जब 59 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 31 ही तो बचेगा। और बटे में क्या लिखेंगे, कॉस 59। ठीक, अब देखो ये फिर से लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा का मान पीछे वाला होता है यानी कि 59, और बटे नीचे भी है कॉस 59। दोनों कट गए, कितना आ गया, 1 आ गया, और 1 आ गया तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देख पा रहे हैं तो 14 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोण की माप क्या हो जाएगी। देखो ध्यान से, ये जो A है कहाँ पर देख रहा है, बिंदु O पर देख रहा है। P कहाँ पर देख रहा है, ये भी O पर देख रहा है। और भैया जब दोनों O पर देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये वाला कोण तो दोनों का समान होगा, यानी 45 ही होगा। ठीक, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये जब यहाँ से यहाँ देखेगा तो ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा, यानी 45 डिग्री 30 डिग्री। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो गया बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, उनकी त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि, वृत्त की अगर बात कर लें परिधि की तो होती है 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, ये भाई होता है πr²। अब दोनों पक्ष में पाई पाई कटेंगे, एक r से एक r कटेगा, 2 = r, यानी r का मान कितना आ गया, 2 आ गया, और 2 आ गया तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर है कि एक ठोस धातु के घनाभ जिसकी बीमाएँ 9 मीटर 8 मीटर 2 मीटर है, इनको पिघलाकर 2 मीटर कोर के घन बनाए जाने हैं, इस प्रकार के घनों की संख्या कितनी हो जाएगी। एकदम आसान सा सवाल ये भी है। देखो क्या करना है, सबसे पहले घनाभ की बीमाएँ दी गई हैं तो घनाभ का आयतन निकाल लो। जब घनाभ की बीमाएँ दी गई हैं तो घनाभ का क्या निकालेंगे, घनाभ का आयतन निकाल लेंगे, और बटे इनको पिघलाकर 2 मीटर कोर के क्या बनाने हैं, घन बनाने हैं। तो 2 मीटर कोर का घन बनाना है तो नीचे निकाल लो घन का आयतन, क्या निकाल लेंगे, घन का आयतन। अब देखो घनाभ का आयतन हो गया आपका L × B × H, घन का आयतन आपका हो गया A³ यानी भुजा क्यूब। ये दिया गया है 9 × 8 × 2, 9 × 8 × 2। ठीक, और बटे भुजा आपको कितनी दी गई है, पिघला करके 2 मीटर कोर, तो 2 का कर देंगे क्यूब, और जब इनको हल करेंगे तो ये 9 × 8 × 2, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 से 8 कटा, 9 दूनी कितना हो गया, 18 हो गया, यानी इनको पिघला करके कितने घन बनाए जा सकते हैं, 18। ठीक है, ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन गाइस आप देख पा रहे होंगे कि अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर इसका माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक है, अब माध्य निकालना है तो बड़ा आसान सा काम आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखो ये आपको दिया गया है, ये वर्ग अंतराल दिया गया है,
तो ये वर्ग अंतराल आप एक तरफ ऐसे लिख लेंगे, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से आपका हो गया 30, 30 से हो गया 40 और 40 से हो गया 50। और इधर आपको दिया गया है बारंबारता। बारंबारता आपको दी गई है 4 5 6 4 1, 6 4 1 इतना दिया गया है ना, बिल्कुल इतना दिया गया है। चलिए अब इधर आप क्या निकाल लेंगे, यहाँ आप वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए इन दोनों का योग करते हैं और 2 से कराते हैं भाग। तो 10 में 0 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 को 2 से भाग कराएं कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 20 और 10 30, 30 को अगर 2 से भाग कराएं कितना आ गया, 15। 30 20 50, 50 का आधा 25, 40 30 70, 70 का आधा 35, 50 40 90, 90 का आधा 45। अब क्या कर लेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे, यहाँ गुणा करके लिख लेंगे। तो 5 चौको 20, 15 25 75 और ये 25 छक्का 150 और ये 35 चौका हो गया आपका 140 और ये 45 एकड़ नाम 45। इन सबों का क्या कर लेंगे, योग निकाल लेंगे। इन सब का क्या कर लेंगे भाई, योग निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब इन सब का योग निकालेंगे तो ये 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 के 0 हासिल 1, 2 2 4 1 5 5 10, 10 4 14, 14 और ये 4 आपका हो गया। ठीक है, अब इन सभी का जब हम योग कर लेंगे भाई तो ये कितना आ जाएगा, 430 है ना। अच्छा सॉरी, ये यहाँ पर गुणा गड़बड़ हो रहा भाई, 15 25 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा ना, 15 25 75 है ना। और 25 छक्का 150, 35 चौके 140, 45 एकड़ नाम 45। अब करेक्ट है। ठीक है, ये सामने सामने गुणा हुआ है, ये सामने सामने गुणा। अब ये गुणा करेंगे तो ये 400 कितना आ गया, 30 आ गया, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9, 9 1 10, 5 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 के 3 हासिल 2, 2 और ये 2 4, 430। इन सबको जोड़ो, 5 4 9 6 15, 4 19 1 20। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यही तो होता फार्मूला ना। सिग्मा एफ एक्स ये आपका निकला था, ये आपका एफ था और ये आपका निकल कर आया एक्स, और ये इन दोनों का गुणनफल है फिर इंटू एक्स। ठीक, तो इनका मान कितना आया 430 और बटे इसका मान कितना है 20। भाग करवा दो, भाग करवाएंगे भाई तो आ जाएगा 21.5, 21.5 आ जाएगा, यानी 21.5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन गाइस आपका बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका है कि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः आपको दिया गया है 28 और 16। माध्यिका हमको बतानी है कि इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। चलिए ये भी निकाल लेते हैं, तो चलिए यहाँ पर निकाल देते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, फार्मूला लिखना होगा। फार्मूला आपका होता है माध्यिका बराबर 3 माध्यक और माइनस में 2 माध्य। कभी कभी ये फार्मूला ही आपको पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, माध्यिका बराबर 3 माध्यक और माइनस का 2 माध्य। ठीक, माध्यिका आपको क्या दी गई है, नहीं माध्यिका आपको क्या कर लेनी है, सॉरी क्या निकालना है आपको, माध्य बराबर फार्मूला होता है या माध्यिका बराबर, जल्दी से एक बार इसको चेक करेंगे। तो बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर, सॉरी ये माध्यिका हमने लिख दिया, बहुलक बराबर होता है माध्यिका 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 28 दिया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हो कितना दिया गया है, 28 दिया गया है। और फिर ये 3 है तो 3 लिखेंगे। फिर ये माध्यिका तो आपको निकालनी है, तो माध्यिका निकालनी है तो इसको वैसे लिख लेंगे, माइनस 2 गुणे माध्य का मान कितना दिया गया है, 28 दिया गया है। ठीक, अब देखो फिर लिखेंगे 28 बराबर ये 3 गुणे माध्यिका माइनस 28 गुना कितना हो गया 56। 56 उधर माइनस में इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो 28 + 56 बराबर 3 गुणे माध्यिका। अब क्या करेंगे, इसको बटे में लाएंगे, ये दोनों जोड़ लेंगे तो 8 6 14 के 4, 5 2 7, 7 और 1 8 और बराबर में कितना हो गया, ये बटे में आ गया 3। ठीक है, और बराबर में होगा क्या हो गया, माध्यिका। भाग कराएंगे तो 3 दूनी 6। ठीक है, और 3 अट्ठे यहाँ पर कितना हो गया 24।
अच्छा, ये जो आपको हमने 28 लिख दिया बहुलक, ये भाई 16 दिया गया था, ये मिस्टेक हो गया, ये यहाँ पर 16 था, है ना, ये यहाँ पर 16 था। तो इन दोनों को जब आपस में हम जोड़ लेंगे तो 6 6 12 के 2 हासिल 1 5 और 1 6 और 1 7 हो गया, और बटे में 3 भाग कराएंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये वाला करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या करना है, देखो ध्यान से, एकदम आसान है। 19 नंबर, हमको बंटन का बहुलक वर्ग बताना है। बहुलक वर्ग आप देख पा रहे होंगे, चेक बहुलक वर्ग कैसे निकालेंगे, देखो बारंबारता में चेक करो कि सबसे बड़ी बारंबारता किसकी है, सबसे बड़ी किसकी है, तो सबसे बड़ी अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसकी है। इसका वर्ग अंतराल कौन सा है, 3 से 5, 3 से 5, तो यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ हो गया सही। 3 से 5 यानी ऑप्शन बी यहाँ पर आपका हो गया बिल्कुल सही। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग बताइए। माध्यिका वर्ग निकालना और भी आसान है, क्या करना है, n/2 फार्मूला वाला यूज करना है। ठीक है, यानी क्या करेंगे कि ये जो आपको बारंबारता दी गई है इन सभी को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद 2 से भाग करवा देंगे। कैसे जोड़ो, इन सबको जोड़ो, तो ये जब इन सभी को जोड़ेंगे तो 20 8 28, ठीक है, 28 और 2 30, 10 40 1 41, 41 और 5 46, 46 और 4 50, ठीक है, कितना हो गया 50। तो ये लिखेंगे 50 और बटे में क्या कर देंगे 2 और भाग कराएंगे, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25 आप चेक करो कि बारंबारता में किसके समीप है, तो 20 के समीप है, और 20 के समीप है तो इसका मतलब कि 30 से 40 वाला जो वर्ग है आपका सही है, यानी ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। तो गाइज इस तरह से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से सॉल्व करवा दिए। चलिएगा गाइज, यहाँ से अब हम पार्ट बी के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। यानी यहाँ तक आपने सीखा कि जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर के आने वाले हैं वो आपको कैसे सॉल्व करना है, उसको मैंने आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में बता दिया। अब आप इसके आगे समझने वाले हैं कि पार्ट बी के जो क्वेश्चन आएंगे उनको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि √3 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो देखिए बहुत बार मैंने इसको बता रखा है सिद्ध करना, जैसे लिखा हुआ है कि √3, इसको सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप मानेंगे कि √3 बराबर a/b। ठीक है, सबसे पहले आप मान लेंगे √3 बराबर a/b। फिर क्या करेंगे कि लिखेंगे जहाँ a और b एक पूर्णांक है। क्या लिखना है, जहाँ a और b क्या है, एक पूर्णांक है। इसी तरीके से चाहे √2 आ जाएगा, √5 आ जाएगा, √7 आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। क्या लिखना है कि जहाँ a/b मान लेंगे, फिर लिखेंगे कि जहाँ ab क्या है, एक पूर्णांक है। अब क्या करना है, लिखना है √3 बराबर a/b। जो आपने लिखा है √3 के बट्टे में 1 मानेंगे और पूरे का क्रॉस करवाएंगे गुणा। तो जब b से गुणा √3 में होगा तो हो जाएगा b गुणे √3 और बराबर a से गुणा 1 में होगा तो a आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना होगा, क्या होगा, लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या लिखना होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, क्या करवाना होगा आपको, दोनों पक्षों का भैया वर्ग करवाना होगा। ठीक है, अच्छा जब वर्ग करवाएंगे तो इधर b पर स्क्वायर हो जाएगा, यानी b स्क्वायर हो जाएगा, √3 पर b स्क्वायर हो जाएगा, यानी √3 का स्क्वायर, और बराबर में क्या लिखेंगे a, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यानी इन सब के सब का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, है ना, सब का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब b को जब 2 बार गुणा करेंगे तो b स्क्वायर आएगा, और यहाँ स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बचेगा, और बराबर के बचेगा a स्क्वायर। ठीक है, बराबर में क्या बचेगा, a स्क्वायर। फिर क्या करना होगा, b स्क्वायर और √3 इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, गुणे का, और जब गुणे का चिन्ह होता है तो एक संख्या को रोकते हैं तो दूसरी कहाँ जाती है, बटे में, यानी कि 3 बराबर हो जाएगा a स्क्वायर, है ना। या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप b स्क्वायर को रोक लीजिए, b स्क्वायर को आप रोक लीजिए तो 3 कहाँ चला जाएगा, बट्टे में चले जाएगा, यानी b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बट्टे में 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या लिखेंगे, कि जहाँ a स्क्वायर 3 से विभाजित है। ठीक है, जहाँ क्या है, a स्क्वायर 3 से क्या है, विभाजित है,
लेकिन 3a² से विभाजित नहीं है। ये बात ध्यान से आप समझिएगा कैसे लिखना है। जो ऊपर वाली संख्या होगी यानी अंश होगा वो हर से विभाजित होगा, लेकिन हर जो है वो अंश से विभाजित नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि a² 3 से विभाजित है, लेकिन 3 जो है ये a² से विभाजित नहीं है। बस आपको यहाँ पर आराम से लिख देना है कि अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे लिख देना है, बस खत्म। ठीक है। इसी तरीके से चाहे √3 आएगा, √5 आएगा, √7 आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, आपको इसी तरीके से सॉल्व सिद्ध करना होगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है। लिखा है कि tan a + b = 1 है। ठीक है। क्या लिखा हुआ है? tan a + b = 1 लिखा हुआ है। तो आपको मान कैसे निकालना है, कैसे रखना है, चलिए समझते हैं। ठीक है। देखो करना क्या होगा आपको कि यहाँ पर दिया गया है tan a + b = 1 दिया गया है। ठीक है। तो आप फिर से लिखो tan a + b। अच्छा, ये जो 1 है ये किसका मान होता है? ये होता है मान tan में किसका होता है? 45 का होता है। ठीक है। किसका होता है? 45 का होता है। अब दोनों तरफ tan से tan क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा a + b बराबर क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। a + b = 45, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब आगे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर दिया गया है tan a - b = 1/√3। ठीक है। तो करना क्या होगा? लिखेंगे tan, फिर से यही लिखेंगे a - b बराबर 1/√3 जो है ये कितने का मान होता है? तो ये होता है tan में 30 का मान। ठीक है। 1/√3 tan में किसका मान है? 30 का मान। अब tan से tan होगा कैंसिल, यानी a - b बराबर आ जाएगा 30, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब इनको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से। ठीक है। क्या लिखना होगा? समीकरण 1 व 2 से। ठीक है। तो जब 1 और 2 से हम हल करेंगे तो समीकरण 1 आपका दिया गया है a + b = 45, और समीकरण जो b दिया दूसरा वाला दिया गया है a - b बराबर में दिया गया है 30। ठीक है। अब क्या करना होगा? अब यहाँ पर ये कर ठीक है। तो अब करना क्या है कि समीकरण 1 और 2 इसको मान लेना है 1 और इसको मान लेना है 2। ठीक है। और इन दोनों को सॉल्व करना है। तो समीकरण 1 और 2 ऐसे हमने कर दिया। अब ये +b - b क्या होगा? कैंसिल। a में a जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a। ठीक है। और यहाँ 45 में 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 75। ठीक है। तो a की वैल्यू निकालेंगे तो 75 हो जाएगा, और ये 2 कहाँ आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। ये निकलेगा आपका a का मान। ठीक है। अब आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पर कोई एग्जैक्ट वैल्यू कोई मतलब 45, 30, 60 इस तरह से निकले। अगर इस तरह से निकलेगा मान तो तब निकलेगा जब यहाँ पर ये 1 की जगह पर √3 माने, ठीक है, या फिर कुछ और माने, तब यहाँ पर मान निकल सकता है एग्जैक्ट, अन्यथा नहीं निकलेगा। ठीक है। अब b का मान निकालना है तो a का मान आप समीकरण 1 या 2 दोनों में से कहीं पर भी रख सकते हैं। जैसे हमने कर दिया कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 आपका है a + b बराबर में है 45। ठीक है। अब a का मान जो है हमारा समीकरण 1 में चलिए हम रखते हैं। तो a का मान आया है 75/2, तो a की जगह पर क्या लिखेंगे? 75/2 लिखेंगे, और प्लस में है b तो b लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे 45। तो b बराबर लिखेंगे 45, और ये 75/2 बराबर के उस तरफ जाएगा, तो इधर है प्लस में और इधर आया तो हो गया माइनस में, और बट्टे में हो गया 2। ठीक है। अब क्या करना होता है? लिखेंगे b बराबर, अच्छा बट्टे में 2, ये अलग रहेगा है, जैसे ऐसा लिखा होगा 45 - 75/2। अब इसके नीचे बट्टे में 1 मान लेंगे, और 1 मान लेंगे तो जब
भिन्न बन जाएगा तो यहाँ से गुणा यहाँ होता है, यहाँ से यहाँ और नीचे से नीचे। तो 45 गुना कितना हो गया 90 और 75 एकन्नम 75, ठीक है, और बटे 2 एकन्नम 2। अब 75 में से 90 क्या कर देंगे घटा देंगे, यानी 90 में से 75 घटा देंगे तो हो जाएगा 15 और बटे में बच जाएगा 2। तो बी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 15/2, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन आपको दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, आयतन आपको दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब बात कर ली जाए घन के आयतन की तो घन का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है। अगर बात कर ली जाए घन का आयतन तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, यानी भुजा की घात 3। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब या भुजा की घात 3। घन का आयतन यहाँ पर आपको कितना दिया गया है 4 दिया गया है, तो यहाँ पर 4 कर देंगे और बराबर भुजा का क्यूब कर देंगे। अब हमको जब भुजा निकालनी है तो क्यूब को हम किस पर भेज देंगे, अच्छा 64 दिया गया है तो क्यूब को 64 पर भेजेंगे, तो 64 पर क्यूब हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा भुजा। अब 64 का अगर हम क्यूब निकालेंगे यानी घनमूल निकालेंगे तो जोड़ा जो बनेगा वो 4 4 का 3 बार बनेगा, यानी 4 चौको 16 और 16 चौको 64, यानी भुजा निकल कर कितना आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक। भुजा निकल कर कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। कहा गया कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, ठीक है। क्या होता है कि दो घन हैं और प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, तो इनके अगर संलग्न फलकों को मिलाया जाएगा तो एक घनाभ बनता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। बिल्कुल आसान सा काम करना। देखिए जब अगर दो घनाभ हैं तो हमें करना क्या होगा कि दोनों को मिला करके एक घनाभ बनाना है, दो घन को मिला करके एक घनाभ बनाना है। तो जब दो घन को आपस में जोड़ेंगे तो लंबाई की अगर बात कर लें तो लंबाई जो है हमारी 4 सेंटीमीटर है तो 4 ही रहेगी, लेकिन जो आपकी चौड़ाई है वो दुगनी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक घनाभ यहाँ पर है और एक घनाभ इसी के बगल और रख देंगे। तो जब दो हो जाएंगे तो लंबाई तो सेम रहेगी लेकिन चौड़ाई बढ़ जाएगी ना, चौड़ाई बढ़ गई तो इसका मतलब कि 4 ये और 4 ये, तो चौड़ाई कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर हो गई। और ऊंचाई जो है वो तो सेम रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी लंबाई 4 चौड़ाई 8 और ऊंचाई भी कितनी रहेगी 4 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगी, ठीक। अब आपको निकालना क्या है, इसमें निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है आपका 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। तो लिखेंगे 2 फिर l यानी लंबाई का मान कितना दिया गया है 4 और फिर गुणे लगाएंगे b मतलब चौड़ाई का मान दिया गया है 8, ठीक है, ऐसे कर देंगे। फिर प्लस यहाँ लगाएंगे, चौड़ाई फिर आपको दी गई है 8 और गुणे ऊंचाई दी गई है 4 तो 4 कर देंगे। फिर ऊंचाई आपको दी गई है 4 और गुणे लंबाई दी गई है आपको 4 तो ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब इन सबको क्या करना है हल करना है, तो ये 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। इनको हल कराएंगे तो 8 चौको 32 और ये प्लस फिर 8 चौको 32 और ये प्लस 4 चौको कितना हो जाएगा 16। अब इन सबको क्या करना है जोड़ लेना है, इन सबको जोड़ेंगे तो 6 2 8 8 2 10 के 0 हासिल 1 1 और 3 4 4 और 3 7 और 1 हासिल कितना हो गया 8, 80 आ गया। और ये 2 और 2 से जब 80 में गुणा होगा, चूंकि ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो 80 से जब 2 से गुणा होगा तो हो जाएगा 160 आ जाएगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर कितना आ जाएगा आपका निकल कर आ जाएगा 160, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर डी जो इसमें दिया गया है कि सारणी से माध्यिका ज्ञात। अब अभी माध्यिका ज्ञात करना, अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बताया है, ठीक है। जब बहुविकल्पीय क्वेश्चन मैंने 20 करवाए थे तब वहाँ पर ये क्वेश्चन बताया है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप खुद ही करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर ई जो दिया गया है आपका कि बिंदु 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि x अक्ष द्वारा विभाजित हो रहा है,
और जब यक्स अक्ष द्वारा विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब वाई का मान 0 होगा। ठीक है, अभी विकल्प में भी हमने बताया। तो यहाँ पर आपको विभाजन का सूत्र लगाना है। विभाजन का सूत्र क्या होता है, x बराबर ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, और y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 और बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है, ये होता है विभाजन का फार्मूला। अब देखो, जब हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कह रहा है इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करता है। जब x अक्ष द्वारा विभाजित करता है इसका मतलब कि जो y का मान है वो क्या है, 0 है। अगर कहता है कि y अक्ष द्वारा विभाजित करता है तो x का मान 0 मान लेते, लेकिन यहाँ कह रहा है कि x अक्ष द्वारा विभाजित करता है, इसका मतलब y का मान क्या हो गया, 0 हो गया। जब y का मान 0 हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे 0 और बराबर का चिन्ह लगाएंगे। m1 का मान हमें पता नहीं है तो m1 लिख लेंगे गुणे y2। अच्छा, y2 हमें निकालना है तो ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो y2 का मान कितना हो गया, 5 हो गया। फिर प्लस लगाएंगे, m2 का मान पता नहीं है और गुणे y1, तो ये x1 है, ये y1 है। y1 का मान कितना है, -5 है ना, और बटे फिर m1 प्लस m2, तो m1 और प्लस m2 हमने वैसे ही कर दिया क्योंकि इनकी वैल्यू पता नहीं है। अब ये फिर 0 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, 5 से गुणा m1 में होगा तो 5m1 हो जाएगा, और जब -5 से गुणा m2 में होगा तो -5m2 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे में आपका है m1 प्लस m2। अब इसके नीचे 1 मानेंगे और क्रॉस गुणा करवाएंगे, तो जब गुणा करवाएंगे तो m1 प्लस m2 का गुणा 0 में होगा तो हो जाएगा 0, और बराबर इस तरफ है 5m1 माइनस ये हो जाएगा 5m2। ठीक है, अब m1 और m2 की वैल्यू यहीं से आपको निकालनी होगी। तो एक काम करते हैं कि 5m2 को हम बराबर के इस तरफ ले आते हैं, चाहे 5m1 को, दोनों में से किसी एक को आप बराबर के इस तरफ ले आओ। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 5m1 ही इस तरफ हम ले आते हैं तो 5m1 इधर प्लस में इधर आए तो माइनस में 5m1 हो गया, -5m1 इज इक्वल टू इधर क्या बचा, -5m2। अब माइनस से माइनस कटा और दोनों तरफ 5 से 5 कटा तो m1 इज इक्वल टू m2, यानी इसको हम लिख सकते हैं m1 बट्टे में m2 और बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टे 1। ठीक है, यानी अगर बात कर लें m1 अनुपाते m2 की तो 1 अनुपाते 1 आएगा। अच्छा, 1 हमने क्यों माना, क्योंकि 1 मानने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी जब हम क्रॉस गुणा 1 से करवाएंगे तो फिर तो वही निकल कर m1 m2 आएगा, वही फिर आ जाएगा, इसलिए हमने 1 मान लिया। ठीक है, तो m1 और m2 का मान कितना मिला हमको, 1 अनुपाते 1। अब आप x अक्ष पर क्या कर लेंगे, मान रख लेंगे। ठीक है, तो देखो ये x है तो आप x लिखेंगे सबसे पहले और बराबर m1, तो m1 का मान यहाँ पर कितना निकला है, 1 अनुपात है ना, तो m1 की जगह पर 1 गुणे x2 का मान कितना होगा, यहाँ से आप देखो x1 y1 x2 का मान कितना है, -4 है, तो यहाँ पर लिखना होगा -4 है ना, यहाँ पर लिखना होगा -4। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे m2, तो m2 का मान भी 1 आया है ना, m2 का मान यहाँ आप देख लीजिए ना, m1 और m2 दोनों का मान 1 आया है, तो m2 का मान भी कितना हो गया, 1 हो गया, और गुणे x1, तो x1 का मान कितना है, 1 है ना, तो 1 हो गया, और बटे m1 प्लस m2, तो अभी आपने देखा कि 1 दोनों का मान आया है तो 1 + 1 कर देंगे। ठीक है, फिर आप लिखेंगे कि x बराबर -4 से गुणा 1 में होगा तो -4 आ जाएगा, ये प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 1 अन्नम कितना हो जाएगा, 1, और बटे 1 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, x बराबर -4 में से 1 घटाएंगे तो -3 और बटे में कितना हो जाएगा, 2। ये निकल कर आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू आपकी आई -3/2 और y का मान आपने 0 माना, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर x अक्ष का निर्देशांक पूछा गया था। अगर y अक्ष का निर्देशांक पूछा जाता तो हम x का मान 0 मान लेते, x अक्ष का निर्देशांक पूछा गया तो y का मान हमने 0 मान लिया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है। ठीक है, एक वृत्त है आपके पास, ये आपका वृत्त हो गया। कह रहा है कि AB वृत्त का व्यास है, तो ये A हो गया और ये B हो गया, ये वृत्त का व्यास हो गया। व्यास क्या होता है? व्यास की बात कर लें अगर तो क्या होता है कि जो केंद्र से होकर जाता है परिधि से परिधि तक, वो कहलाता है व्यास। कह रहा है जिसका केंद्र 2, -3 है। केंद्र मतलब कि ये कितना है? 2, -3 है। और बिंदु B का निर्देशांक 1, 4 है। ठीक है, B का निर्देशांक मतलब इसका निर्देशांक कितना है? 1, 4 है। ठीक है, A का निर्देशांक आपको बताना है। ठीक है, A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये मान लेते हैं कि x1 y1 है। ठीक है, और ये जो आपका है x और y है, और ये है x2 और ये है y2। ठीक है, ये x1 y1 x2 y2 और इन दोनों को हमने क्या मान लिया? x और y। ठीक है, यहाँ पर भी हमको क्या लगाना है? विभाजन का सूत्र लगाना है, यानी x बराबर हो जाएगा x1 + x2/2। ठीक है, x बराबर x1 + x2/2। तो x की वैल्यू कितनी दी गई है? 2। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे बराबर x1 की वैल्यू हमें पता नहीं है, प्लस x2, तो x2 का मान 1 है। ठीक है, ये x2 का मान कितना है? 1, और बट्टे में कितना है? 2। ठीक है, अब क्या करना होगा? इसके नीचे 1 मानेंगे और क्रॉस गुणा करवाएंगे। तो क्रॉस गुणा करवाएंगे तो ये 2 दूनी हो जाएगा 4, और ये बराबर में हो जाएगा x1 + 1। 1 को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो 4 - 1 बराबर x1, और 4 में से 1 गया तो 3 बराबर x1, यानी x1 की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब इसी तरह से हमको y1 का मान निकालना है। तो y1 का मान निकालना है तो लिखेंगे y बराबर y1 + y2 और बट्टे में 2। तो y का मान कितना है? यहाँ पर देखिए -3, चूँकि x है ये y है, तो y का मान कितना है? -3 बराबर y1 का मान हमें पता नहीं, यही निकालना है। और y2 का मान यहाँ पर देखिए कितना है? 4 है, ये हो गया, और बटे में कितना है? 2। ठीक है, ये फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा। फिर इसके नीचे 1 मानेंगे और क्रॉस गुणा कराएंगे तो 2 हो जाएगा 6, आगे माइनस है तो माइनस का 6 बराबर ये है y1 और प्लस में है 4। फिर लिखेंगे -6, 4 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो इधर है प्लस में और इधर आया तो हो गया माइनस में, बराबर y1। -6 में -4 जुड़ेगा तो हो जाएगा -10 और बराबर में हो जाएगा y1। तो x1 का मान निकला 3 और y1 का मान है -10, यानी 3 का मान -10। ये हो जाएगा बिंदु A का निर्देशांक। ठीक है, ये हो जाएगा किसका निर्देशांक? बिंदु A का निर्देशांक। तो खंड A के जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी के सभी हमने सॉल्व कर लिए अच्छी तरीके से। अब देखते हैं दूसरा खंड। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा खंड। तो दूसरे खंड की बात कर ली जाए तो दूसरे खंड का जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण दिया गया है। ठीक है, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए आपको समीकरण दिया गया है 2x + ky = 1 और 2x - 5y = 7 का एक अद्वितीय हल है। और जब कहीं अद्वितीय हल की बात कर ले तो अद्वितीय हल का मतलब होता है कि a1 बट्टे में a2 इज़ नॉट इक्वल टू v1 बट्टे में b2। ठीक है, यानी a1 बट्टे a2 जो है वो b1 बट्टे b2 के बराबर नहीं होगा। चलिए रख करके मान देखते हैं। ये आपका है a1, ये b1 और ये c1, ये a2, ये b2 और ये c2। ठीक है, तो a1 का मान कितना है? 2। तो a1 की जगह पर हमने 2 लिख लिया और बटे a2, तो a2 का मान यहाँ पर कितना है? 3, तो ये 3 लिख लेंगे। इज़ नॉट इज इक्वल टू b1 का मान यहाँ पर कितना है? देखो ये y तो लिखेंगे नहीं, ना ही x लिखेंगे, xy नहीं लिखते हैं, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद जो संख्या बचती है उसको लिख लेते हैं।
तो ये कितना है के, तो हमने लिख लिया के। और बट्टे में फिर आया B2, तो B2 का मान यहाँ पर चेक करिए कितना है -5, ठीक है। अब क्या होगा, ये गुणा हो जाएगा, तो 5 से गुणा 2 में होगा तो -10 और इक्वल टू के से गुणा 3 में होगा तो 3k, ठीक है। अब के को जब हम रोकेंगे तो 3 आ जाएगा बटे में, यानी -10/3 के इज़ नॉट इक्वल टू लगा देंगे, है ना। ये क्या है, जो के का वैल्यू है वो 10/3 जो है ये इसके बराबर नहीं है। यही एक अद्वितीय हल है, यही हमको बताना था, ठीक है। अद्वितीय हल का मतलब यही होता है, कहीं पर भी अद्वितीय हल करके अगर आ जाएगा तो यही आपको यूज करना है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। फिर ये a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान, a2, b2 और c2, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बी वाला है। क्वेश्चन नंबर बी है कि दिए गए समीकरण को वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले वज्र गुणनखंड विधि का फार्मूला आपको लिखना होगा, और इसका फार्मूला होता है आपका कि x बटे में b1c2 माइनस b2c1, ठीक है, इजकल टू y बटे में c1a2 माइनस c2a1 और इजकल टू 1/a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ये हो जाएगा फार्मूला, किसका फार्मूला, वज्र गुणनखंड विधि का क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। बस इसी पर आपको मान रख देना है। अब ये x है तो x को तो x ही लिखना है, फिर बट्टे लगाएंगे b1, तो ये a1 है, ये b1 है, तो b1 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 लिखेंगे, गुणे लगाएंगे c2, ठीक है। तो ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2, ये b2 और ये c2, ठीक है। तो c2 की बात कर ली जाए तो कितना है -7 है, तो गुणे -7, फिर ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे b2, तो b2 ये है 5 और गुणे c1, तो c1 कितना है -46, ये कितना है -46, ठीक है। फिर बराबर लगाएंगे y बटे, इसी तरह से अब इसकी वैल्यू रखेंगे c1, तो ये a1 b1 c1 की वैल्यू कितनी है -46 गुणे a2, तो a1 b1 c1 a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, फिर ये माइनस है सूत्र वाला तो हमने लगा दिया, फिर c2, तो c2 की बात कर ली जाए तो यहाँ पर दिया गया है -74, ठीक है। कितना दिया गया है -74, तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे -74 गुणे a1 का मान यहाँ पर कितना दिया गया है 2, फिर बराबर लगाएंगे 1 बटे, फिर करेंगे a1, तो फिर a1 का मान कितना दिया गया है 2 गुणे b2, तो a1 b1 c1 a2 b2 का मान कितना है 5, फिर माइनस होगा a2, ठीक है। तो a2 का मान फिर कितना है 3, तो 3 हो गया, और गुणे b1, तो a1 b1 का मान कितना है 3, तो ये हो गया 3। इस तरह से सारा मान फार्मूले पर रख दिया। अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको सॉल्व करना है, बस आपका आंसर आसानी के साथ निकल आएगा। -7 से गुणा 3 में होगा तो 7 त्रिक 21, और माइनस है तो लगा देंगे माइनस, फिर यहाँ माइनस होगा। ये 46 से गुणा 5 में होगा तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। और 46 से गुणा 5 में कराएंगे तो 5 छंग 30 के 0 3, 5 चौको 20 और 3 हो जाएगा 23, ठीक है। उसके बाद में बराबर लगाएंगे फिर y बटे, अब यहाँ -46 है तो 46 से गुणा 3 में होगा तो 3 छंग 18 के 8, और 3 चौको 12 और 1 13, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ फिर इन दोनों से गुणा होगा तो 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14, माइनस है यहाँ पर तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। फिर 1 बटे, यहाँ फिर वही करना है, ये दोनों गुणा होगा तो 2 पंचे 10, और ये दोनों गुणा होगा तो 3 त्रिक का 9, ठीक है।
ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है कि फिर लिखेंगे x और बट्टे लगाएंगे 230 में से क्या करना है आपको कि 21 घटा देना है। तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 209। ठीक है, 209। उसके बाद क्या करना होगा, बराबर लगाएंगे y बटे, अब इन दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस में दोनों को जोड़ना होगा, है ना। और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 8 16 के 6, ठीक है, और 4 3 7 और 1 हासिल 8, और ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। और दोनों जब माइनस की संख्याएं आपस में जुड़ती हैं तो उसका मान जो है वो माइनस में ही आता है। बराबर करेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे बटे 10 में से 9 गया तो कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि एक बार इसको इसके साथ गुणा करो, एक बार इसको इसके साथ गुणा करो, जो आ जाएगा वही x और y का मान हो जाएगा। तो लिखेंगे x बटे 209 बराबर 1 बटे 1, इसी के साथ गुणा करना है, क्रॉस गुणा कराएंगे तो x एकान्नम x, ठीक है, और 209 एकान्नम 209, यानी x की वैल्यू आ गई 209। इसी तरीके से इनके साथ भी इनको गुणा कराएंगे, तो जब इनको गुणा कराएंगे तो y एकान्नम y, और माइनस 286 से 1 में गुणा होगा तो माइनस 286, ये आ जाएगा y का मान। यही हो जाएगा वज्र गुणनखंड विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक ज़रूर करेंगे, और वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचिए जो कि 3:4 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये है रचना चैप्टर से, और रचना चैप्टर जो है वो इस बार आपके सिलेबस से काट दिया गया है, इसलिए इसको लगाना या समझने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार इसको चैप्टर से कट कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है cos थीटा बराबर 4/5 है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान बताइए। cos थीटा बराबर दिया गया है 4/5। ठीक है, यहाँ पर देखिए cos थीटा बराबर दिया गया है 4/5। सबसे पहले इसके लिए आपको एक ट्रायंगल बनाना होगा, छोटा सा ट्रायंगल। इस तरह से इसको A मान लेंगे, B मान लेंगे और C मान लेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि ये होता है कर्ण, जो तिरछी भुजा होती है, सीधी वाली भुजा को लंब कहते हैं और नीचे वाली भुजा को आधार कहते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। अब क्या करना होता है, अब ये करना होता है कि जो cos थीटा बराबर 4/5 दिया गया है, तो cos थीटा बराबर होता क्या है। ठीक है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी कि जो 4 है ये आधार का मान है और जो 5 है ये कर्ण का मान है। तो आधार माने कि ये हो जाएगा 4 और कर्ण मतलब कि ये हो जाएगा 5। अब हमको क्या निकालना है इसमें, सबसे पहले इसमें हमको निकालना है लंब। ठीक है, क्या निकालना है, लंब निकालना है। ठीक है, तो चलिए लंब हम निकाल लेते हैं। तो सूत्र लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का, सूत्र लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस होता है लंब का स्क्वायर। कर्ण आपको कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, तो 5 का स्क्वायर। आधार की बात कर लें तो आपको कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, तो 4 का स्क्वायर। और प्लस में जो लंब है, लंब कह रहा तो लंब नहीं पता तो इसको हम x का स्क्वायर मान लेंगे। अब ये 5 5 25 हो जाएगा, और ये 4 चौको 16, और 16 बराबर के इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 16, इधर बचा x स्क्वायर। 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 बराबर का x स्क्वायर। स्क्वायर को जब हम 9 पर भेजेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा 9, और अंडर रूट 9 का मान कितना होता है, 3। अंडर रूट 9 का मान कितना होता है, 3, यानी कि लंब हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, लंब हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। अब आप आसानी के साथ इस वैल्यू को, इन सभी मानों को निकाल पाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर कह रहा है साइन थीटा और इनटू में है कॉस थीटा और
प्लस में है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन सब के क्या कर देने हैं, मान आपको रख देना है। ठीक है, देखो सबसे पहले बात कर ली जाए साइन थीटा की, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है लंब बटे कर्ण और गुणे, इसके बीच में ना प्लस ना माइनस, समझ लीजिए कि गुणा है। ठीक है, तो जब गुणा है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, और प्लस टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, और इसका स्क्वायर है तो लंब बटे आधार का हमने भी कर दिया स्क्वायर। ठीक है, अब लंब बटे कर्ण कितना है, देखो लंब का मान है 3 तो हम भी लिख देंगे 3, और बटे कर्ण का मान कितना है 5 तो 3/5, गुणे आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान यहाँ कितना है, देखो 4 है, और बटे कर्ण का मान कितना है सेम यानी 5 है। फिर प्लस लगाएंगे लंब बटे आधार, तो लंब का मान यहाँ कितना है 3, और आधार का मान नीचे कितना दिया गया है 4, और इसका है स्क्वायर, 3/4 का हमने कर दिया स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बीच में गुणे का चिन्ह होता है तो हमेशा गुणा सामने सामने होता है, तो 3 चौको हो जाएगा 12 और 5 पचे हो जाएगा 25, और प्लस लगाएंगे 3 की घात 2 है तो 3 त्रिका हो जाएगा 9, और 4 की घात 2 है तो 4 चौको हो जाएगा कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब इसके आगे भिन्न तो हल करना आपको आसानी से आता है, यानी इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे और बटे का गुणा बटे से। अब इसको सॉल्व करने पर इसका मान क्या आएगा वो आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि भिन्न हल करना आपको बखूबी आता है। ठीक है, चलिए अगर बात कर लें अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से f का मान आपको क्या करना है कि निकालना है। ठीक है, f का मान आपको बारंबारता सारणी से निकालना है। f का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए प्राप्तांक दिया गया है आपको, प्राप्तांक की अगर बात कर लें तो आपको इस तरह से एक सारणी में प्राप्तांक दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, प्राप्तांक दिया गया है आपको 0 से 10, फिर दिया गया है 10 से 20, फिर दिया गया है 20 से 30, फिर 30 से 40 और 40 से 50, ये आपको प्राप्तांक दिए गए हैं। विद्यार्थियों की संख्या आपको यहाँ 6 दी गई है, फिर आपको f दी गई है, फिर आपको 6 दी गई है, फिर 10 दिया गया है, फिर 5 दिया गया है। अब आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ पर नहीं, अच्छा ये अगर बात कर ले किसका मान है तो ये होता है fi का मान। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या निकालना होगा, सबसे पहले आपको निकालना होगा मध्य बिंदु, क्या निकालना होगा मध्य बिंदु। ठीक है, अच्छा मध्य बिंदु निकालना है। अब मध्य बिंदु कैसे निकलता है, इसी को हम xi भी कह सकते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु कैसे निकलता है, तो मध्य बिंदु निकालने के लिए ये इन दोनों का योग करना होता है, जो वर्ग अंतराल दिए गए होते हैं इन दोनों का योग करके 2 से करवाना होता है भाग। जैसे कि 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 को जब 2 से हम भाग करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 पंचे 10 यानी कि आ जाएगा 5। ठीक है, इसी तरह से 20 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 10 30, और 30 को जब 2 से भाग कराएंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसी तरह से 30 और 20 50, 50 को अगर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, 40 30 70 और 2 से भाग कराएंगे तो कितना आ जाएगा 35, 50 और 40 90, 2 से भाग करवाएंगे कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना होगा fi xi, क्या निकालना होगा fi xi, इसका मतलब इन दोनों का गुणा, इन दोनों का यहाँ पर गुणा निकालना होगा। तो 6 से गुणा 5 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 30, f से गुणा 15 में करेंगे तो आपका 15f ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में 25 का गुणा 6 से करेंगे तो 25 छक्का कितना हो जाएगा 150। ठीक है, उसके बाद 35 का गुणा 10 से करेंगे तो आ जाएगा 350, और फिर 45 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 पचे 25, और 5 चौको 20 और 2 22। ठीक है, 225 आ गया। अब क्या करना है कि इनका योग निकाल लीजिए, इनका योग निकाल लीजिए और इनका योग निकाल लीजिए। ठीक है, इन दोनों का योग, तो जब इनका योग निकालेंगे तो ये, अच्छा ये वाले के साथ f लगा है तो आप ऐसा करो कि इनको थोड़ा सा अलग ही कर दो,
बाकी को आप जोड़ लो, ठीक है, बाकी को आप जोड़ लो तो 0 0 0 5, तो यानी कि 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 5 2 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 के 5 और फिर हासिल बचा 1, तो 1 हासिल और ये 2 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 700 कितना आ गया आप 55, और प्लस लगा करके ये वाला लिख लो, यानी कि 15F प्लस लगा करके ये वाला हमने लिख लिया, ठीक है। ऐसे इनको जोड़ो, तो हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 6 13, 13 और 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, 23 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28, और ये F आया है बीच में तो प्लस लगा करके F लिख लो, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको F का मान निकालना है, तो आप सूत्र लगाएंगे माध्य का, ठीक है, सिग्मा FI/XI और बट्टे सिग्मा FI, यही फार्मूला होता है, सिग्मा FI/XI और बट्टे में सिग्मा FI, ठीक। तो FI/XI की अगर वैल्यू की बात कर लें तो ये आपका निकल कर आया है, कितना आया है 755 और प्लस में 15F और बट्टे सिग्मा FI, तो ये कितना आया है 28 प्लस F, ये आया है 28 प्लस F। और एक चीज़ और आप ध्यान देंगे, यहाँ माध्य है और माध्य का मान आपको क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, ठीक है। माध्य आपको दिया गया, कितना दिया गया है 25 दिया गया है, ठीक है, यानी माध्य के नीचे आपको लिख लेना है 25, बराबर का चिन्ह बीच में रहेगा, इसके नीचे 1 मानेंगे और करवाएंगे पूरे का क्रॉस गुणा। अब क्या करना है कि जब इतने का गुणा 1 में होगा तो यही इतना आएगा, यानी 755 और प्लस में 15F और बराबर 25 का गुणा कहाँ करवाना है 28 प्लस F में, तो हो जाएगा 25 गुणे ये हो जाएगा 28 प्लस F, ठीक है, ऐसे करना है, ये इतना हो गया। अब क्या कर लेना है आपको, गुणा ही तो करवाना है, तो 25 का गुणा चलिए 28 में जब आप करवाएंगे पहले ये लिख लेंगे 755 और प्लस में 15F, ठीक है। तो जब 25 का गुणा 8 में करवाएंगे तो 25 अट्ठे होता है 200, 200 के लिखेंगे 0 और हासिल आ जाएगा 20, तो 25 दूना 50 और 50 में आप 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70, ठीक है 70, और फिर 25 का गुणा F में कराएंगे तो हो जाएगा 25F, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इसमें चर पद एक तरफ कर लेंगे, अचर पद एक तरफ कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, यानी संख्या संख्या एक तरफ, F वाला पद एक तरफ, तो ये लिखेंगे 755 और ये 700 इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा माइनस, बराबर ये लिखेंगे 25F और 15F को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस में, ऐसा हमने कर लिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, 755 में से 700 घटाएंगे तो बचेगा आपका 55 और बराबर 25F में से 15F घटाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा 10F, है ना। अब आप F को रोकेंगे तो 10 आ जाएगा बट्टे में, 55 बट्टे 10 और बराबर में F, जब आप 10 से भाग करवाएंगे 55 को तो ये आ जाएगा 5.5, ठीक है 5.5, ये निकल कर आएगी F की वैल्यू, ये निकल कर आएगी F की वैल्यू, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें 5 ही खंड आपको हल करने थे, ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, 5 खंड हल करने थे, पांचों खंड आपको हमने हल करके दिखा दिए, बता दिए, ठीक है। इसके बाद में अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए, ठीक, ये हल करना बहुत आसान होता है, ठीक है, समीकरण युग्म को हल करना बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए करना क्या है कि 3/x प्लस 2/y बराबर कितना दिया गया है 11, तो आप एक काम करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि 1/x बराबर p और 1/y बराबर q, ठीक है, 1/x बराबर हमने p मान लिया, यहाँ पर आप ABCD जो भी चाहें अल्फ़ाबेट का कोई भी अक्षर आप मान सकते हैं, और 1/y बराबर q।
अब 1/x बराबर हमने p मान लिया, तो जब यहाँ से 1/x निकल गया तो क्या बचा, केवल और केवल 3 बचा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि 3 के बगल 1 है, तो 1/x निकल गया तो कितना बचा, केवल और केवल 3 बचा। तो हमने लिखा 3 और 1/x की वैल्यू मान रखी है p, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा p यानी 3p, प्लस लगाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर जब 1/y यहाँ से निकल गया तो कितना बचा, केवल 2 बचा, यानी कि 2 और q, क्योंकि 1/y बराबर q मान रखा है। ठीक है, बराबर में है 11, तो आप भी बराबर में कर लीजिए 11 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक, अब इसी तरह से दूसरा वाला, यहाँ से जब 1/x निकल गया तो कितना बचा, केवल बचा 4 और 1/x की वैल्यू है p, तो यानी 4p माइनस यहाँ से 1/y निकल गया तो बचा केवल कितना बचा, 1/y निकल गया तो 5 बचा और 1/y की वैल्यू हमने मान रखी है q, तो हो जाएगा 5q और इजकल टू है 7, तो मान लेंगे 7 और ये होगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आपको पता है कि कहीं पर भी अगर समीकरण हल करना हो तो उसमें दोनों में से कोई एक कटना चाहिए, चाहे ये वाला p वाला पद और चाहे q वाला, दोनों में से एक कटना चाहिए। एक कब कटेगा, जब अगर इस वाले समीकरण में हम कितने से गुणा करवा दें, 5 से, और इसमें कितने से गुणा करवा दें, 2 से। तो 5 से गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10 इसमें हो जाएगा, और 2 से कराएंगे तो 2 पंचे 10 इसमें हो जाएगा। ठीक है, अपने मन से आप किसी भी संख्या से गुणा करवा सकते हैं, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जिस भी संख्या से गुणा करवाएंगे तो उस पूरे समीकरण में गुणा होगा। जैसे 5 से करवाएंगे तो पूरे समीकरण में गुणा, कैसे करवा कर दिखाते हैं। 5 से गुणा सबसे पहले 3 में कराएंगे तो 5 तिहाई 15p, फिर 5 से गुणा 2 में होगा तो 5 दूनी 10q, और 5 से गुणा 11 में होगा तो हो जाएगा 5 11 55। ठीक, इसी तरह से जब 2 से गुणा करवाएंगे तो पूरे समीकरण में होगा, 2 से गुणा 4 में होगा तो 2 चौको 8p, 2 से गुणा 5 में होगा तो 2 पंचे 10q, और 2 से गुणा 7 में होगा तो 2 सत्ते हो जाएगा 14, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब इसको जब हम हल करेंगे तो ये प्लस माइनस कट गया, 15 में 8 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 23p। ठीक है, और यहाँ जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 5 और 1 6 69। ठीक है, 23 से 69 काटेंगे, 23 त्याई होता है 69, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3, p बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब आप p का मान निकालिए, अब आप ज़रा q का मान निकाल लीजिए। तो लिखेंगे कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 किसी में भी रखिए वैल्यू वही आएगी। ठीक है, समीकरण 1 आपका है 3p प्लस का 2q और बराबर का 11, यही तो है समीकरण 1। p का वैल्यू आपका आया है, देखिए यहाँ पर कितना आया है 3, तो यहाँ p की जगह पर कितना लिखना है 3, तो लिखेंगे 3 गुणे और p की जगह पर 3, फिर है प्लस का 2q और बराबर का कितना है 11। तो ये 3 त्रिका 9 और 9 बराबर के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी 11 माइनस 9। फिर लिखेंगे 2q बराबर 11 में से 9 गया तो कितना बचा 2, ये 2 से 2 कटेगा तो q का मान कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ये तो निकल आया p और q का मान, लेकिन हमको निकालना किसका है, x और y का मान है ना। तो 1/x लिखो, हमने माना था 1/x बराबर क्या माना था p। ठीक है, तो लिखो 1/x बराबर, और p की वैल्यू कितनी आई है आपकी 3 आई है, p की वैल्यू 3 लिखेंगे। ठीक है, फिर 1 मानेंगे और क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे गुणा, तो 3 से गुणा x में होगा तो 3x और बराबर 1 एकन्नम 1। अब x को रोकेंगे तो 3 जाएगा बटे में, यानी कि 1/3, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। ऐसे ही हमने 1/y बराबर माना था q, और q का मान यहाँ पर देखिए कितना आया है, q का मान आया है 1, तो फिर 1 मानेंगे और क्रॉस गुणा करवाएंगे तो y एकन्नम y और 1 एकन्नम 1, यानी y बराबर 1। ठीक है, तो x की वैल्यू 1/3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपका है कि एक भिन्न अच्छा दोनों में से एक ही करना है, अथवा लगा है ना, तो लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसको आपको हिंट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप आ जाए अगर दूसरी बार पेपर में तो आप लगा पाओ।
देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, तो मान लेते हैं कि वो जो भिन्न है वो है x/y। वो 1/3 हो जाती है कब? जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाए। ठीक है, जब उसके अंश में देखिए हमने एक जोड़ दिया तो वो क्या हो गई 1/3, यानी कि बराबर के 1/3। करना क्या होता है, क्रॉस गुणा करवाना होता है। 3 से गुणा x में होगा तो हो जाएगा 3x, और 3 से गुणा 1 में होगा 3 एक अन्नम 3। ठीक है, बराबर y से गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा y। ठीक है, अब y को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 3x, फिर लिखेंगे माइनस y, उधर प्लस में है इधर आया तो माइनस में y, और यहाँ पर बचा प्लस का 3। ये बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही आगे और 1/4 हो जाती है जब फिर से एक भिन्न है, यानी फिर से x/y है, x/y फिर से है। 1/4 हो जाती है जब उसके हर में से एक घटाया जाए। हर में से एक अगर घटा दिया जाए तो वो हो जाती है 1/4। तो हर में से एक घटाया तो 1/4 हो गई। फिर क्रॉस गुणा, 4 से गुणा x में होगा तो कितना हो जाएगा 4x, और 4 से गुणा जब हो जाएगा, अच्छा फिर y माइनस 1 से गुणा यहाँ होगा तो y माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब y को इधर लाएंगे तो 4x माइनस वाई, और 1 इधर आ जाएगा तो +1 बराबर 0। ये बन गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण हल करना तो आपको आसानी के साथ आता है, इसलिए ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक, अगर बात कर लें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। ठीक है, और मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो कितना कह रहा है, तो वो कह रहा है कि 30। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं। कह रहा है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये आपकी मंदिर हो गई। ठीक है, ये ज़मीन हो गई, इस पर ये है, इसकी ऊंचाई कह रहा है 15 मीटर है। ठीक है, मंदिर के शीर्ष से, शीर्ष मतलब सिरे से, यानी यहाँ से सड़क के दूसरी ओर बने भवन, यहाँ पर एक भवन बना हुआ है, एक मकान बना हुआ है। ठीक है, मंदिर के भवन का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। उन्नयन कोण यानी जब नीचे से ऊपर की ओर देखा जाए तो उन्नयन कोण बनता है। अच्छा, ये एक डैश लाइन हम ऐसे यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर 15 मीटर ये मंदिर की ऊंचाई है तो इसका मतलब इसके सामने का जो भवन है ये भी 15 मीटर है। ये हमको नहीं पता, इसको हम x मान लेंगे, और इसकी कुल ऊंचाई को हम कितना मान लेते हैं, h मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल पर आइए। पहले कह रहा है शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये कितना है भाई, 30 डिग्री है, तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। भवन के पाद का यानी इसका, ये वाला अवनमन कह रहा है। अवनमन में क्या होता है कि नीचे की ओर देखना होता है। ये कितना कह रहा है, 45 डिग्री कह रहा है। ठीक है, ये हो गया। बस अब आप इनका नामकरण कर देंगे। ये होगा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे वैल्यू हमने रख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका मान निकालेंगे। सबसे पहले ये वाला मान निकालेंगे। ठीक है, अच्छा ये 45 डिग्री जो है यहाँ पर, ये आप इधर भी मान सकते हैं, इधर भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये पता है, यानी कि लंब पता है और आधार पता है, और जब कहीं पर लंब और आधार पता होता है तो वो होता है tan थीटा। ठीक है, यानी लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब यानी कि ये CD, ठीक है, और बटे आधार यानी कि ये AD। ठीक है, अब tan थीटा कह रहा है, थीटा का मान देखिए कितना है, 45 है, यानी यहाँ पर लिखेंगे tan 45। ठीक है, और बराबर CD का मान कितना है, 15 है, और बटे AD का मान कितना है तो नहीं पता, तो AD लिख देंगे। ठीक है, tan 45 का मान होता है 1, इसलिए लिखेंगे 15 बट्टे में AD, और इसके नीचे 1 मानकर जब क्रॉस गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा AD बराबर कितना हो जाएगा, 15। ये AD बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। अच्छा ये 15 है तो इसके सामने ये जो BC है ये भी 15 है इसका मतलब। ठीक है, अच्छा ये वाला वैल्यू पता चल गया। अब आप ये वाला वैल्यू निकालो, ये वाला वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो जब ये वाला वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे कि त्रिभुज
डी ए में या फिर ए डी ई में, क्या लिखेंगे, ए डी ई में, ठीक है, ए डी ई में। तो यहाँ पर भी लंब आपको पता है x और आधार निकला है 15, ठीक है। तो फिर से लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा का मान इस बार कितना है, 30 है, तो लिखेंगे 30 और बराबर लंब की बात कर लें तो x हो जाएगा और बटे आधार की बात कर लें तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने 15 इसकी वैल्यू निकाली है ना, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर अच्छा कितना है, tan है ना, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 और बराबर x बटे 15, ठीक है। जब कराएंगे क्रॉस गुणा तो ये 15 से गुणा 1 में होगा तो 15 और x से गुणा 3 में होगा तो x गुणे √3, x को रोकेंगे तो √3 आएगा बट्टे में, यानी 15/√3 बराबर x, ठीक है। x की वैल्यू आई 15√3 और इसकी वैल्यू हमको पता है 15। सवाल कहता है कि सिद्ध कीजिए कि भवन की जो ऊंचाई है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाली जो कुल ऊंचाई है ये 5 3 + √3 मीटर है, ये आपको सिद्ध करना है। तो ये x का मान पता चल गया और ये 15 पता है, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे कि भवन की ऊंचाई की बात कर लें तो क्या क्या है, ईडी है, ईडी और प्लस में डीसी। ईडी का मान x और x की वैल्यू आई है 15/√3 और प्लस ये इसका वैल्यू दिया गया है 15, ठीक है। इनको हल कर लेंगे, बटे में 1 मानेंगे, ये बन गया भिन्न, और भिन्न को हल करना जानते हैं कि 15 से गुणा 1 में होगा तो 15 और प्लस 15√3 से गुणा होगा, ठीक है। 15 का गुणा √3 से होगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15√3 और बटे में √3 से 1 में गुणा होगा तो √3 आ जाएगा, ठीक है। 15 यहाँ भी 15 यहाँ भी, तो इन दोनों में मिला करके 15 कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा √3 और बट्टे में है √3। अब इनका क्या करवा देंगे, परमेयकरण। परमेयकरण में क्या होता है, जो संख्या बट्टे में होती है उसी से ऊपर नीचे क्या होता है, गुणा। ऊपर नीचे √3 से गुणा, √3 से जब गुणा होगा तो ये 15 तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। √3 से गुणा जब 1 में होगा तो आ जाएगा √3 और √3 से गुणा फिर √3 में होगा तो √9 और बटे √3 गुणे √3 √9, ठीक है। फिर लिखेंगे 15, ये लिखेंगे √3 प्लस √9 का मान होता है 3 और बटे यहाँ पर भी √9 का मान 3, तो 3 × 9 3 और 3 × 5 15, यानी कि ये बचा 5 और यहाँ पर बचा √3 + 3 और इतने मीटर आ गया। यही आपको बताना था, 5 3 + √3। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह से नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर